तरीका है वो तरीका ऐसा हो कि जहां महिलाओं के ऊपर केवल नियंत्रण हो। आपने अभी पूछा कि ऐसा क्या है कि जब महिला घर से बाहर निकलती है तो अब उसे किस बात का खतरा है, तो उसे खतरा पुरुष से ही है। किससे है? पुरुष से है। क्योंकि यह बात पुरुष जानता है, इसीलिए पुरुष अपने भी परिवार में इस बात को रखता है, क्योंकि वो खुद पुरुष है और वो पुरुष का मनोविज्ञान जानता है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम सभ्य हो रहे हैं, और एक तरफ आप देखते हैं कि समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में खेल क्या है? ये खेल ये है कि इनका महत्व हम समझ नहीं पाए अपने जीवन में। अगर हम महत्व समझ जाएं तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है। महत्व हमें तब समझ में आएगा जब हम थोड़ा अपने अतीत को देखें। भारत में कुछ ऐसे समाज हुए हैं जहां पर माताओं का बड़ा ही महत्व रहा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा आदिवासियों की सभ्यता, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो महिलाओं का अच्छा स्थान है उसे भी आप देखें तो आपको समझ में आएगी कुछ बातें। क्या समझ में आएगा? समझ में आपको यह आएगा कि जिन समाजों में महिलाओं की अच्छी स्थिति है वहां महिलाओं का शोषण कम है, वहां महिला अपने हिसाब से चलती है। और जिस भी समाज में महिला को वस्तु की तरह से माना गया है, अगर आप देखें तो एक अतीत की यात्रा, ऐसे ही निबंध हम लिखते हैं, अतीत से उठाते हैं, फिर विकास करते 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 वर्तमान तक लाते हैं और भविष्य की बातों को बता के उसका समापन करते हैं। प्रश्न आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य, 3 एंगल पे है। अगर हम अतीत की बात करते हैं तो पूर्व वैदिक काल में अगर आप देखें तो हमारे समाज में यह कहा गया कि महिलाओं का बड़ा सम्मान है और महिलाएं एक निश्चित आयु तक शिक्षा प्राप्त करती हैं, फिर विवाह होता है। समाज में न पर्दा प्रथा है और ना ही ऐसी कोई जो कुरीतियां हैं जिससे महिलाओं का स्थान नीचे जाता हो। महिलाएं सभा और समिति में भी भाग लेती हैं, सभा समिति में भाग लेती हैं। धार्मिक ग्रंथ में भी जो ऋग्वेद है पूर्व वैदिक काल में अगर आप देखें तो इस ऋग्वेद में भी इनके मंत्र हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर में क्या ऐसा हुआ समाज में कि ये धीरे धीरे हाशिए पर जाती गई। हमारा समाज ऐसा था नहीं। हमारे समाज में अगर हम सिंधु घाटी की बात कर लें, यहाँ की बात कर लें, तो समाज में महिला और पुरुष बराबर थे, इक्वल राइट था। माता के रूप में महिला हमेशा पूजनीय रही है। पुरुष कितना भी शक्तिशाली हो अपनी मां के सामने तो मां मतलब वो छोटा बच्चा ही है। और अगर हम इस रूप में महिला को देखें, इसीलिए हमारे संतों ने लड़कियों को मां और जो मां के ही रूप में देखा है। कुछ अच्छे संत आपको जब मिलेंगे तो कहते हैं माता, उससे ही सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, खराब। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि वो मातृवत हैं। ओशो बड़ा दार्शनिक हुआ है। ओशो ने कहा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है मां। मात्र सत्तात्मक समाज ऐसे नहीं है। मां न होती तो ये दुनिया न होती। और जो समाज अपनी मां का
महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो समाज समाज नहीं होता, वो जड़ होता है। यहां अगर हम देखें, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते कुछ लोग ऐसे रहे जो वैदिक कर्मकांड को बढ़ाने की बात करते हैं, और वैदिक कर्मकांड जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे महिलाओं में अयोग्यता लाद दी गई। और आप देखेंगे कि सूत्र काल तक आते आते और स्थान खराब हुआ। और जब हम देखते हैं कि मौर्य काल में ठीक रहा है महिलाओं का स्थान, लेकिन मौर्योत्तर काल में फिर गिरा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में विखंडन आ गया, और समाज में जब जब विखंडन आता है महिलाओं का स्थान खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग जब आगमन आएगा, जब विदेशियों का आगमन आएगा तो पर्दा, लड़कियों को हमेशा सुरक्षा के निगाह से देखा गया है, बाद में सुरक्षा, और इन्हें वस्तु के रूप में देखा गया है। ये दो फैक्टर हैं जो लड़कियों का सम्मान जैसा होना चाहिए उसको नहीं कर पाते। एक तो सुरक्षा के लिहाज से और दूसरा वस्तु। जब विदेशियों का आक्रमण हुआ तो विदेशियों के आक्रमण में भारत में पर्दा और लड़कियों की सुरक्षा के नाम पे जल्दी विवाह, ये चीजें शुरू हुई। और अगर आप देखेंगे तो भारत में जब तुर्की शासन स्थापित हुआ तो ये और बढ़ गया, और उसके बाद बड़ी व्याख्याएं आई। अगर आप ऐसे देखें तो भगवत गीता से बताता हूं, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही सबकी माता हूं। वहां पर ना तो महिलाओं के लिए कोई अयोग्यता रखी गई है, उन्होंने कहा है महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं, जो मेरे लिए अनन्य भाव से लगा हुआ है वो मेरा ही है। उन्होंने कहा कि जगत में माता मैं हूं, और जो संतति आती है उसमें बीज रूप से पिता भी मैं ही हूं। बस खाली पुरुष को ऐसा लगता है कि वो पिता है। तो भगवत गीता की फिलॉसफी बहुत अल्टीमेट फिलॉसफी है। जब आपको मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा कि यहां पर ये चीजें हैं। इस कारण से धीरे धीरे जो महिलाएं इतना सम्मान रखती थी वो महिलाएं समाज में हाशिए पर जाती गईं। इनकी शिक्षा प्रतिबंधित कर दी गई, शिक्षा ही नहीं दिया गया। और जब भी किसी को शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो वो व्यक्ति केवल वस्तु बन के रहेगा, और जब वस्तु बन के रहेगा तो उसका शोषण ही होगा। अधिकार वो मांगेगा जिसके पास एजुकेशन होगी। इसीलिए आधुनिक काल में, जब आधुनिक काल की शुरुआत हुई तो महिला शिक्षा की वकालत हुई ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, डी.की. कर्वे के द्वारा, एम.जी. रनाडे के द्वारा, कि शिक्षा दिया जाए। और जब हम शिक्षा देंगे तब जाकर अपने अधिकारों का बोध होगा। और आज वर्तमान में आप देखिए हम शिक्षा दे रहे हैं, और जब महिलाएं अधिकार मांग रही हैं तो पुरुष की सोच अभी वैसी ही बनी हुई है, इसलिए समस्या है। और आज नहीं कल इसी पे ही अवेयरनेस हो रहा है कि ये अवेयरनेस आए कि पुरुष के अंदर ये सोच बदले, वो वस्तु मानना बंद करे। और जब तक वो वस्तु मानेगा, जब तक वो उसको खेत मानेगा कि नहीं ये मेरा खेत है, तब तक नहीं काम चलेगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो भी एक स्वतंत्र पहचान है, उसे भी आपको अधिकार देना पड़ेगा। क्या क्लियर है? किस नहीं, वो जो महिला दूसरी महिला को जो नीचे दिखा रही है, वो भी सोच उसके अंदर एक पुरुष ने ही डाली। ये बिल्कुल सही बात है। एक दास, हाँ, कोई समस्या नहीं है। आप एकदम बताइए लड़की को कि तुम्हारे लिए गुड़िया खेलो, उसमें भी कोई समस्या नहीं। आप उसको क्यों लड़के का, हमको क्या लड़की को जो पुरुष की मानसिकता से ही उसको बड़ा करना है क्या? नहीं, उसको जो है उसको वही रखना है, बस उसको अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तरफ लेके जाना है। ये जिस दार्शनिक की तुम बात कर रहे हो ना, जो ये तुम बात बता रहे हो, मैं समझ गया, लेकिन इस दार्शनिक से सहमत नहीं हो सकते हम। क्यों? क्योंकि फिर हम तो एक कीचड़ से निकाल के दूसरे कीचड़ में उसको डाल रहे हैं।
मेरा कहना इतना है कि जो जिसका व्यक्तित्व है उसके उसी व्यक्तित्व को बनाए रखा जाए, और समाज को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा कि महिला समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसका सम्मान समाज में बनना चाहिए। सोच बदलनी होगी। ऐसे ऐसे लोग चाहिए जो ये बात समझें कि वास्तविकता क्या है, एक महिला का सम्मान क्यों होना चाहिए। अगर जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं, वो समाज अपने आप में जड़ है, वो समाज में रूढ़ियां व्याप्त हैं, वो समाज कुछ नहीं जानता है। तो इसलिए हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि कम से कम हम देखो, अधिकार देना कभी आसान नहीं रहा है। जब भी आप अधिकार देने की बात करोगे आपकी चूल्हे हिल जाएंगी, लेकिन अधिकार देना पड़ेगा। अधिकार दिए बिना काम भी नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ, एक और पूछ लो, आज तुम बात पूछ लो एक और। ठीक बात है। ठीक। हम्म। 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 देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कुछ भी आपने देखा ये आपकी दृष्टि है, और हमेशा कभी कभी हमारे व्यक्तिगत निर्णय जो हमारे समाज के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। राजा राम मोहन राय का अपना व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने अपनी भाभी को जलते हुए देखा था, बाद में वो समाज के लिए उपयोगी भी हुआ। कभी कभी व्यक्तिगत निर्णय हमारे समाज के लिए हानिकारक भी होता है, ये होता है, ये जो सामान्य सी बात है। दूसरी बात आपने बताया कि जो सार्वजनिक परिवहन में जो लिखा रहता है उसका सम्मान होना चाहिए। आमतौर पर जो सीट महिला के लिए है उस सीट पर अगर आप बैठे हैं तो पहली बात तो ये आपने कहा कि वो व्यक्ति थका हुआ है। थका हुआ तो और भी सीट है वहां पर, उसको ढूंढे, वहां जाके बैठे, और नहीं है तो खड़ा रहे। एक महिला को लेकिन जगह मिलनी चाहिए। ये आपके समाज में महिलाओं के सम्मान को प्रदर्शित करता है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जब महिलाएं आती हैं तो लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। जैसे जापान में आप जाएंगे, वहां महिलाओं का बड़ा सम्मान है। समझ में आया? इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं नहीं उनकी सीट, जो वृद्ध हैं, वृद्ध व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता 1 घंटे तक, उसे तुम अपनी सीट भी ऑफर कर सकते हैं। हम भी कभी चले हैं, हमने भी ऑफर किया है। कुछ महिलाएं होती हैं वो नहीं कहती हैं कि हमें सीट चाहिए, फिर भी जो संवेदनशील व्यक्ति है वो कहता है कि आप बैठ जाइए, हम तो अभी जवान हैं, हम खड़े रह सकते हैं। इसका आपकी मानसिकता, आप थके हैं उसमें कोई समस्या नहीं, आप थके 9 घंटे, लेकिन जो समाज में मर्यादा बनाई गई है वो मर्यादा या हमने जो नियम बनाए उस नियम का पालन होना चाहिए। ठीक है? नहीं, इसी बात पे चर्चा हुई है, इसी बात पे ही चर्चा हुई है कि इस सृजन की इस पूरी, हम सब यहाँ, आप थे नहीं, इसी पे ही चर्चा हुई। पहली चर्चा इसी पे ही हुई कि हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक माँ से ही आए हैं, और अगर माँ का सम्मान नहीं कर सकते, लाख हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं वो,
सारी बातें एक तरफ और माँ सबसे ऊपर है। हम्म। 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 ऐसा है, ये जो आपकी बात है, इस बात पे बड़ा ही कंट्राडिक्टरी है ये बात। जो कुछ हमारे पास इस प्रकृति ने हमको दिया है, चाहे महिला को या पुरुष को, उसके साथ ही हमको चलना है। हम उन समस्याओं से अगर ऐसी बात करें तो फिर तो उनको रोजगार भी ना दें। अब आप समझिएगा, बात समझिए, मैं बहुत ही जो माइन्यूट बात बता रहा हूं। एक बात हमने ये बहुत बड़ी क्लास में समझाई थी, अब यहां पे भी समझा देता हूं। इसके वजह से जो पुरुष काम कर रहा है ये बात नहीं है। मैं आपको नहीं नहीं, ये आपके मन में बात आई, अब उसका थोड़ा उत्तर सुनिए। इसके वजह से पुरुष काम कर रहा है ये नहीं बात है। पुरुष ने हमेशा महिला को सुरक्षा की निगाह से देखा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमेशा अविश्वास रखा है। वो लाख बोलता है मुझे विश्वास है, वो झूठ बोलता है, अविश्वास है। उसको लगता है कि समाज में वो ज्यादा लोगों से बातचीत करेगी तो कहीं ना कहीं मेरे लिए समस्या ना हो जाए। तीसरी बात, उसे शिक्षा की तरफ इसीलिए जो पुरुष है वो मूव नहीं करता, अधिकारों की बात नहीं बताएगा। उसके बाद उसकी कमजोरियों पर ही फोकस करेगा। कमजोरियों पर हमें काम नहीं करना है, हमें काम करना है जहां से उसका डेवलपमेंट होता है। बड़े बड़े पदों पे लड़कियां हैं, आईपीएस, इसके अलावा आईएएस तो हैं ही हैं, जो सेना में हैं। सिस्टम उनके हिसाब से चल रहा है। हम महिला पुरुष में बहुत अंतर नहीं है। पुरुष जैविक रूप से थोड़ा शक्तिशाली है, महिला जैविक रूप से शक्तिशाली नहीं है उस तरह से, लेकिन वो उतनी शक्तिशाली बन सकती है। पुरुष हमेशा से ही महिला से घबराया हुआ है, हमेशा से, आज से नहीं, बहुत पहले से। इस पे बड़ी चर्चा ओशो ने की है। ओशो ने कहा है इस विषय पर, पुरुष हमेशा महिलाओं से भयभीत रहता है। वो कहता है कि महिला आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और आगे भी बढ़े तो इतनी आगे ना बढ़े कि उसके लिए समस्या हो जाए। इस पे एक मूवी है अभिमान, आप कभी देखेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक पुरुष की मेंटालिटी क्या होती है। वो ये कहता है ये काम मैं कर सकता हूं, तुम मत करो, ये मुझसे ही होगा। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जो बच्चों को जन्म दे सकती है उस मां से ज्यादा शक्तिशाली पुरुष के पास नहीं है। इस दुनिया में सबसे महान काम जो है बच्चों का जन्म है, जो एक मां करती है। इसलिए ये छोटी सी बात पे जो अभी आपने बताया, इस पे तो मैं सहमत बहुत दूर दूर तक नहीं हूं। हाँ, सोचा होगा, लेकिन ये सोचा होगा, लेकिन ये सोच ठीक नहीं थी, ये सोच ठीक नहीं है। और आज के जमाने में तो ये बिल्कुल इसका मतलब ही नहीं। क्योंकि पुरुष डरता है, पुरुष डरता है महिलाओं से। वो बचपन से ही महिला से डरता है, लड़की से तो खासतौर से डरता है। उसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय, इसीलिए आप देखेंगे लड़कियों को हमेशा रोक टोक में रखा जाता है। बहुत स्ट्रांग विल पावर होती है लड़कियों की, ऐसा नहीं है। जो पुरुष सोचता है उससे बहुत ज्यादा मजबूत विल पावर लड़कियों की होती है। ये पुरुष की मक्कारी है। नहीं,
वो उसको सिखाया गया है, वो उसको सिखाया गया है। हाँ, वो उसको सिखाया गया है कि तुम ये सारा करो, क्योंकि जो चीज आप सिखाओगे बाद में आप अपने अधिकार को ही भूल जाओगे। एक माँ भी सिखाती है क्योंकि उसको अधिकार नहीं मिला, फिर वो अपने जो पुत्री को भी अधिकार उसी उसी सीमा में ही रखती है, फिर अपनी बहू को और कम सीमा में देती है अधिकार। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए इसलिए क्योंकि उसकी सोच ही वैसी बनाई गई है, इसी पे बदलाव करना है। अब लड़कियां ये सब चीजों में नहीं पड़ रही हैं। अब आपकी जब शादी होगी तब आप देख लेना। पहले तो आज के समय की लड़कियां जो शिक्षित है, इसीलिए लड़कियों की शिक्षा की बात की जाती है कि आप शिक्षा, वो भी सही शिक्षा, जहां उसको ये पता हो कि गलत क्या है और सही क्या है। हम तो इस पे भी बहुत ज्यादा हमारी बात रहती है कि एक लड़की का जब विवाह होता है तो कन्यादान क्यों होता है, दान क्यों है, तो पुत्र का दान क्यों नहीं। और लड़की का जो पिता वो क्यों पैर छूता है लड़के का, ऐसा अपराध क्या कर दिया उसने। ये समाज में लड़की के पक्ष को छोटा करने का ये सारा उपक्रम है कि जो लड़की के पक्ष के लोग हैं वो कुछ बोल ना पाए। बिल्कुल, विवाह एक सामाजिक बंधन है, ना कि धार्मिक बंधन है। बहुत बार मैंने बताया है। इतनी बात समझ लीजिए कि जो लड़की है और जो लड़का है, उसके सम्मान के साथ, लड़की के सम्मान के साथ कोई भी वो नहीं होना चाहिए। उसके जो अधिकार हैं वो अगर आप स्वेच्छा से दे दीजिए तो बहुत अच्छा, और नहीं देंगे तो आने वाले समय में लड़कियां खुद ही ले लेंगी। और ये जो बात है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियों में समस्या है, ये सब बातें बहुत हल्की बातें हैं। ये ठोस आधार इस पे है नहीं। आपके देश में राष्ट्राध्यक्ष एक महिला है, ऐसे ही समझ लीजिए कि आपका देश कहाँ है। और आपके देश में आयरन लेडी भी एक महिला ही थी, तो महिला को हल्के में जो लेता है उसका सब कुछ समाप्ति हो जाता है। नहीं, इस पे बहुत सारी बातें आज बड़ा अच्छा आप लोगों ने रखा। चलिए, आप लोगों का बहुत ठीक है सहयोग रहा इस मुद्दे पर, और इससे आपको कुछ सीखना होगा कि थोड़ा सम्मान अपने दिमाग में, अपने जहन में बना के रखिए। और एक इसी जगह नहीं, समाज में भी अगर कहीं अवसर मिले तो वहाँ पर भी अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ जो बुरा करने का प्रयास मत करिए। अगर आप किसी को प्रमोट नहीं कर सकते तो उसको डिमोट मत करिए। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है, हमने आज तक हजारों लड़कियों को पढ़ाया और यही कहा है कि कैसे स्टैंड करना है। पुरुष की सोच से लड़ना है और अपने हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करना है, और ऐसा बनना है कि कहीं शोषण हमारा ना हो। शोषण जब हम चाहते हैं तभी होता है, फिर जो बेकार का रोना है, उसके बाद फिर जो भी रोना होता है वो बेकार का रोना है। इसलिए कुछ भी जीवन में हमारे है, वो जो कुछ है हम जैसा चाहते हैं, और अपने आप को, लड़कियां जितनी भी सुन लें, दुनिया में उनसे ज़्यादा जो शक्तिशाली कोई नहीं है। पुरुष लाख बात करता है लेकिन भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से वो लड़कियों से बहुत कमजोर है। वो शक्ति का केंद्र लड़कियां हैं, जो एक जीवन प्रदान करती हैं। वो खुद जीवन और एक जीवन को देती हैं, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। और जीवन देने का काम केवल लड़कियों के पास है।
इसलिए जीवन जो देता है वो महान होता है। तो जितना सम्मान आप कर सकते हैं, जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उतना ही अच्छा है आपके लिए। इसीलिए ये कहा गया है कि यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारियों के लिए सम्मान का भाव रहता है वहाँ देवता खुद ही रमण करते हैं। जिस समाज में नारियों का सम्मान नहीं, वो समाज समाज नहीं है, वो रुका हुआ जल है जहाँ केवल बदबू है और कुछ भी नहीं। इसलिए समाज बनता किससे है? महिला पुरुष से, और उनके सम्मान की रक्षा करना एक हमारा कर्तव्य है। चलिए, बहुत बढ़िया।